आज करने वाले हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर, क्योंकि दोनों क्लास को पढ़ना है ये। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का आज हम कुछ पार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, और आप लोगों का बाकी जो चल रहा है तो कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे आपका मेडिकल वालों का एसएचएम चल रहा है, उसमें थोड़ा सा बाकी है। मैंने बाकी तो क्या है, क्वेश्चन करने 2-3, और इंजीनियरिंग वालों को वर्क एनर्जी पावर में सर्कुलर मोशन अभी करना है, तो वो उनका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू चलेगा। अभी क्योंकि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो वो हम कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बैच की प्रॉब्लम है और पेपर आ रहे हैं सबके, तो फटाफट सिस्टम ऑफ पार्टिकल देख लेते हैं। सर मतलब अभी हम सिर्फ सीबीएसई लेवल का पढ़ेंगे ना? हाँ, सीबीएसई से थोड़ा सा 19-20 जाएंगे, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, सीबीएसई लेवल। ओके ओके सर। ठीक है, अगर सीबीएसई लेवल पढ़ा हुआ है तो ऊपर पढ़ लेते हैं, सबने अगर पढ़ा हुआ है तो। नहीं तो सीबीएसई लेवल पढ़ते हैं पहले। नो सर, हमें सीबीएसई नहीं पढ़ा, हमें सर ने डेरिवेशन वगैरह नहीं करवाई थी। अच्छा, नहीं कराया था, ठीक है। तो डेरिवेशन वगैरह तो इसमें काफ़ी सारे डेरिवेशन है इसको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपको ऑलरेडी दोनों बैच में लिस्ट भेज चुका हूँ, और उसकी वीडियो भी मैंने बना के डाल दी है। 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थे, तीनों की वीडियो बना के हमने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो डेरिवेशन आप वहाँ से देख सकते हो फटाफट, ताकि आपको टाइम बचे। और बाकी पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो वो कर लेते हैं यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं हमारी। तो इसको चैप्टर को देखना है कि सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन इसमें बेसिकली है, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोले इसको, ये हमारा चैप्टर, ठीक है। तो इसमें जो है अब तक हमने जो पढ़ा है, लीनियर मोशन पढ़ा है। इससे पहले जो पढ़ा था, मतलब एक तो लीनियर मोशन था जो स्ट्रेट लाइन में होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है, और तीसरा जो हमें अब देख रहे हैं जो वो है रोटेशन मोशन। तो अगर कोई बॉडी मान लो रोटेट, मतलब अगर अपनी जगह पे घूम रही है, सपोज ऐसे अपनी जगह पे खड़े खड़े घूम रही है, तो हम बोलते हैं उसका वो रोटेशन है, प्योर रोटेशन है ये। एक ही जगह पे घूम रही है, जैसे कि आपका मान लो कोई वो है, क्या नाम बोलते हैं, ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, कि मान लो मिक्सी के जैसा ब्लेड्स होते हैं आपके, वॉशिंग मशीन के गोल वो होता है, और भी कई सारी चीजें होती है, तो सब प्योर रोटेशन का केस है। हेलीकॉप्टर के ब्लेड, हेलीकॉप्टर के ब्लेड ले सकते हैं, है ना, तो ये सब प्योर रोटेशन के केस हैं आपके। और अब तक आपने जो पढ़ा था वो प्योर ट्रांसलेशन था, प्योर ट्रांसलेशन। और अगर मान लो कोई बॉडी हमारी ट्रांसलेशन भी करे और रोटेट भी करे, ट्रांसलेशन भी करे तो रोटेट भी करे, तो इसको हम बोलते हैं कि रोलिंग बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशनल मोशन है। दिस इज कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल तो ये मोशन हमारा कंबाइंड है, जो कि ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, बॉडी आगे भी जा रही है और ये बॉडी घूम भी रही है, तो ये कंबाइंड मोशन है दोनों का, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें ये चीज़ें पढ़नी है कि जो हमारा रोटेशन मोशन जब होता है तो इसमें क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, कैसे मूव करता है, एक्सेलरेशन पार्टिकल के क्या होते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। और जैसे हम मास लेते थे यहाँ पे F इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे मास की जगह पे इनर्शिया लेंगे, इनर्शिया क्या होता है, कितना होता है, वो सब निकालने के तरीके क्या हैं, वो सब चीजें इस चैप्टर में देखनी है। सर यस सर ये कंबाइंड वाले का एग्जांपल क्या होगा? कंबाइंड तो आपका जैसे मान लो गाड़ी जा रही है, गाड़ी का टायर, बस का टायर जो है वो आगे भी बढ़ रहा है और रोलिंग भी कर रहा है, या कार का टायर आपका, वो सब दोनों है, बहुत सारे एग्जाम्पल। यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है, तो सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का, हम यहाँ पे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास जो है, हम बॉडी का निकालते हैं। दो चीज होती है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो
तो सेंटर ऑफ मास आपका जो होता है वो होता है जहाँ पे सेंटर ऑफ सारा मास को कंसंट्रेट मान सकते हो और यूजर पर्पसेस ऑफ द कैलकुलेशन, जब भी कैलकुलेशन वगैरह होती है वहाँ पे आप सेंटर ऑफ मास पे सारा मास को कंसंट्रेट मान लेते हो कुछ कैलकुलेशंस के लिए, है ना। हमेशा नहीं चलता ये, लेकिन कुछ कैलकुलेशन जब हम करते हैं कुछ, तो हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को पे सारा मास कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है सर कि क्यों सेंटर ऑफ मानते हैं मास सर? कहाँ पे क्यों मानते हैं? इसलिए कि बॉडी के मोशन को समझने के लिए, क्योंकि मान लो बॉडी का मोशन है, बॉडी में कई सारे पार्टिकल हैं, हमने अब तक जो पढ़ा है वो एक पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ा है कि एक पार्टिकल कैसे मूव करेगा या क्या होगा, लेकिन जब कई सारे पार्टिकल होंगे बॉडी में तो आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको एक जगह पे सारे पार्टिकल का मास कंसंट्रेट मान लेते हैं और ऐसी जगह पे मानते हैं ताकि इफेक्ट हमारा सेम आए। मतलब मैं अगर सब पे फोर्स लगा रहा हूँ, छोटा छोटा फोर्स, तो मैं अगर बड़ा फोर्स सारा फोर्स मिला के इस पार्टिकल पे लगाऊं, सारा मास यहाँ मान लूँ, तो सेम इफेक्ट आएगा जो यहाँ पे आ रहा होगा। तो उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे मान लेते हैं कि सारा मास हमारा कंसंट्रेटेड है। और कुछ और भी कैलकुलेशन होंगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे ईजी हो जाता है सेंटर ऑफ मास अगर हम लेते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि सेंटर ऑफ मास निकालने कैसे, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है सेंटर ऑफ मास निकालने कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये होता है तरीका कि मान लो आपके कई सारे पार्टिकल हैं और इन पार्टिकल के डिफरेंट कोऑर्डिनेट होंगे, इन पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, वाई कोऑर्डिनेट होंगे, जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लो पार्टिकल 1 है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरे पार्टिकल का x2 y2 z2 है, और ऐसे सारे पार्टिकल के अपने कोऑर्डिनेट होंगे। तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का मतलब हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आता है वो हमारा आता है, मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका m2 है एंड सो ऑन। तो हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का अगर x कोऑर्डिनेट निकालें सेंटर ऑफ मास का, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका होगा m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू उसका x कोऑर्डिनेट एंड m3 उसका x कोऑर्डिनेट एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय नेट मास। तो अगर हम m1 x1 m2 x3 और m ये सब कर दें, सारे सबका निकाल लें और उसके मास से टोटल डिवाइड कर दें, तो आपका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड डिवाइडेड बाय नेट मास। तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज करके सेंटर ऑफ मास के एक्स वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो जेड कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं। यहाँ पे हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो मास से कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में कि नीचे एक्स था या एम था। तो डायमेंशन चेक कर लो, डायमेंशन आपकी एक्स की आनी चाहिए, डायमेंशन एल की डायमेंशन आनी चाहिए, तो तभी आएगी जब आप एम से डिवाइड करोगे, तभी यहाँ पे एल की डायमेंशन आएगी। तो आई होप कि ये क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे अगर हम z कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो वी कैन आल्सो फाइंड द z कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ओके। मान लीजिए मेरी जो बॉडी है वो कंटिन्यूअस है। अभी जो मैंने लिया था यहाँ पे मैंने पार्टिकल लिए थे, तो ये कई सारे पार्टिकल थे लेकिन कंटिन्यूअस बॉडी नहीं थी कोई। अब यहाँ मान लीजिए कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, जैसे मान लो रॉड है या कोई डिस्क है या स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं कहीं से अपने एक्सिस वगैरह मान के और सेंटर मास निकालूंगा उसके अबाउट
मैं ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है मान लो, मैं सेंटर मास निकाल लूँगा यहाँ से, जेड एक्सिस भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मूला आपने जो लिखा, क्या लिखा था यहाँ पीछे देखो, m1 x1 प्लस m2 x3 प्लस m3 x3 ऐसे करते करते, यानी m और x का मल्टीप्लाई था, m का और x का मल्टीप्लाई था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप निकालोगे, मान लो x कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे, तो या तो कई सारे पार्टिकल हैं, यू हैव मेनी पार्टिकल्स हियर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, इसका मास होगा कितना, डीएम मास होगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स। ठीक है, तो हम अगर डीएम इंटू एक्स लिखें, तो ये इस पार्टिकल का है, ऐसे हमें सारे पार्टिकल का डीएम इंटू एक्स लिखना है, सबका, पूरी रॉड का, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, m1 x1 प्लस m2 प्लस m3 x3, तो यहाँ पे हम डीएम इंटू एक्स सबका ले लेंगे, सबका लेने का मतलब हम सबका ऐड करेंगे, तो ऐड करने का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू l तक, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x3 प्लस m3 x3, डिवाइडेड बाय हमें नेट मास करना होता है, तो डिवाइडेड बाय हम नेट मास कर देंगे, जब डिवाइड बाय नेट मास करेंगे तो हमारा इसका एक्स कोऑर्डिनेट रॉड का आ जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट वैसे यहाँ पे l/2 आना चाहिए, लेट अस चेक कि l/2 आ रहा है या नहीं आ रहा, डीएम का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, डीएम को लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा m कांस्टेंट है, तो m को मैं बाहर ले सकता हूँ, l को बाहर ले सकता हूँ, m से m डिवाइड हो जाएगा, अंदर जो मेरा बचा वो बचा x dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, x स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन अपॉन में l, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 0 टू l लिमिट पुट करेंगे तो ये l स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो l/2 आ जाएगा फाइनली, तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट इसका आया वो l/2 आया बाय यूजिंग दिस इंटीग्रेशन। तो जब हम x कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालेंगे तो हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो किया है x dm अपॉन dm, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट अगर निकालना होगा तो y dm डिवाइडेड बाय dm, एंड z कोऑर्डिनेट अगर निकालना होगा z dm डिवाइडेड बाय dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm, दिस विल बी अवर जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है लगभग, वहां पे समेशन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, वहां पे समेशन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड सेंटर ऑफ मास। इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, तो जब आपकी सिमेट्रिक बॉडियां होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास बताना तो बहुत इजी है, जैसे आपका स्फीयर है या डिस्क है, उसके सेंटर पे होगा, चाहे होलो है या सॉलिड है सेंटर पे होगा, रॉड है तो भी सेंटर पे होगा, और आपका अगर मान लो कई सारे केस हो सकते हैं, इसमें ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल का केस होगा तो मीडियन के इंटरसेक्ट पे होगा, जहाँ मीडियन काटती है, मीडियन क्या होती है आपकी, जो सामने वाली साइड को इक्वल डिवाइड करती हैं, यहाँ पे आपकी मीडियन इंटरसेक्ट करेंगी, तीनों एक जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं उस पॉइंट को, तो ट्रायंगल के केस में सेंट्रोइड पे होगा। ट्रायंगल के केस में सेंट्रोइड पे होगा, और अगर मैं बात करूँ आपके सिमेट्रिक बॉडी, तो मान लो क्यूब है तो सेंटर पे होगा, ऐसा कुछ होगा, क्यूबॉइड होगा तो भी सेंटर पे होगा, सॉलिड सिलेंडर सेंटर पे, कोन अगर आ गया, कोन, तो कोन में ये जो होता है नीचे से h/4 डिस्टेंस पे होता है, यहाँ से इस पे होगा तो पक्का है सिमेट्रिक होगा बीच में, क्योंकि दोनों तरफ मास बराबर है, तो यहाँ इसका मास यहाँ कहीं आएगा, सेंटर मास, तो ये नीचे से जो है इसके बेस से h/4 होता है, और इसके एपेक्स से या टॉप से 3h/4, तो 25% बोल सकते हो ये बेस से इतना डिस्टेंस पे होता है फॉर अ कोन, फॉर अ कोन इट इज दिस मच, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सब पिरामिड में भी यही होगा ना?
पिरामिड में आई एम नॉट श्योर, पिरामिड में निकालना पड़ेगा कितना होगा। अगर आपका पिरामिड होगा, हाँ पिरामिड में भी सेम ही आएगा। पिरामिड में अगर आप करोगे तो हाँ सेम आएगा, कोन और पिरामिड में सेम आता है। निकाल लेंगे तो पिरामिड अगर देंगे तो ठीक है। तो ये हमारा 3h/4 पे आ रहा है टॉप से। तो अगर आपकी कंबाइंड बॉडी होंगी तो उनका सेंटर मास हम निकाल सकते हैं इजीली। कंबाइंड बॉडी का मेरा मतलब है कि मान लो ऐसे आ गया आपका कि एक रॉड है और इस पे कोन लगा दिया ऐसा, तो बताओ कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो हम निकाल सकते हैं इजीली है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे पहले। इसका मास मान लो m1 है, इसका मास m2 है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कहीं पे एक्सिस मान लो, तो यहाँ पे हम केवल वाई एक्सिस निकालेंगे, ठीक है। एक्स निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास मेरा ऐसी लाइन पे लाई करेगा, इस पे दोनों सेंटर ऑफ मास होंगे, इन्हीं के बीच में कहीं पे होगा। तो मैं जो है यहाँ पे क्या करूंगा कि y निकालूंगा बस। तो y निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सर ये आपने कोन और सिलेंडर लिया है? हाँ मैंने यहाँ पे कोन और सिलेंडर माना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, ठीक है। यस सर। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर हमें पता है डिस्टेंस इनके दोनों के, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, वहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो हम सेंटर मास निकाल सकते हैं आपके इस टाइप के सिस्टम में। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं अगर सेंटर मास निकालना हो हमें। एंड वहाँ पे थोड़ा आपका ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स का यूज होगा। कहीं पे पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकती है, कहीं पे कुछ और लग सकता है सेंटर मास निकालने के केस में, ठीक है। आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। अभी सेंटर मास के क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ी देर में। आगे पॉइंट आपका जो दिया हुआ है, इसमें डेरिवेशन वगैरह जो है इंपॉर्टेंट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, अभी आया भी नहीं है कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ये हम देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी आपकी जो होती है, जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है ds/dt, ऐसे जब पार्टिकल कोई सर्कल में मूव कर रहा होता है तो इसका जो है ये एंगल चेंज हो रहा होता है, एंगल इसका चेंज हो रहा होता है। तो इसका जो हम एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं ओमेगा, वो होता है d(θ/dt). d(θ/dt) रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज एंगुलर वेलोसिटी। इसकी जो यूनिट आती है वो आएगी रेडियन पर सेकेंड। तो जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है वो रेडियन पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन आती है वो हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन आती है, और इसकी जो डायरेक्शन आती है वो आपकी कैसे निकालोगे आप। मान लो कि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो ये ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोशन। अगर आप राइट हैंड थंब रूल से इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो किधर को आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। राइट हैंड थंब रूल से एंटी क्लॉकवाइज में। यस सर। ऐसे भी सर सॉरी अपवर्ड आएगी। ऐसे नहीं आएगी, थंब किधर को आ रहा है, थंब नीचे आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करके। ऊपर गया। कृष्णा यस सर आ गया, ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो ये अपवर्ड आएगी अगर ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो है डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, राइट हैंड थंब रूल से तो पता है ना, वेक्टर में पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी। यस सर। ओके, तो दिस इज द वे टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस थिंग। अब इसमें जो एक रिलेशन होता है v, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन। तो रिलेशन क्या आता है, v इक्वल टू
ओमेगा क्रॉस आर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका डेरिवेशन जरूर देख लेना, वो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है वहाँ पे, तो प्लीज चेक द डेरिवेशन ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो v इक्वल टू ओमेगा आर प्रूव करना होता है बेसिकली, ओमेगा क्रॉस आर का प्रूव नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, तो आपको लिखना पड़ता है फाइनली बस v इक्वल टू ओमेगा आर है, थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिक लगा के ओमेगा क्रॉस आर कर देते हैं हम लोग। तो एनीवे व्हाटएवर इट इज वी कैन राइट। सर ये वाली तो शायद मोशन इन अ प्लेन में भी दे रखी है। हाँ वहाँ पे शायद मोशन इन द प्लेन मैंने ड्राइव की, क्योंकि वहाँ पे वो आ जाता है ओमेगा और v वगैरह, ठीक है। तो आगे चल रहे हैं अब। ओमेगा का यूनिट जो होता है हम देख लिया, रेडियन पर सेकंड है, डायमेंशन अगर आप लिखना चाहो तो पर सेकंड यानी t-1 आ जाएगी डायमेंशन इसकी। सर भी आर ओमेगा होता है या आर ओमेगा क्रॉस आर होता है? ओमेगा क्रॉस आर यहाँ पे, बाकी जो आपके होते हैं ना वो आर क्रॉस होते हैं, टॉर्क जैसे होता है आर क्रॉस एफ होता है, एल जो है आर क्रॉस पी होता है, लेकिन यहाँ पे जो वी आता है वी में ओमेगा क्रॉस आर आता है। समझ, जनरली तो हम लोग आर ओमेगा लेके यूज करते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में ना लिखो तो फिर तो कुछ भी लिखो, ओमेगा लिखो या आर ओमेगा लिखो, एक ही बात है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो फर्क पड़ेगा ना, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है डिफरेंट होता है ना एक बी क्रॉस ए से, तो साइन नहीं हो जाता होगा इसलिए नेगेटिव साइन वन हो हो जाता जाता है, होगा। अपोजिट साइन हो जाता है ना, इनका अपोजिट होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, तो हम ये यूज करेंगे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओके, तो डेरिवेशन आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो जैसे आपने लिखा था v इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू डी वी बाई डी टी इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, ऐसे ही यहाँ पे आप अगर अल्फा निकालना चाहो तो यू कैन राइट डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी, या फिर वी कैन राइट ओमेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी ओमेगा बाय डी थीटा। थीटा, करेक्ट। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी तो वी कैन राइट लाइक दिस। तो एक और यहाँ पर रिलेशन है आपका, अगर आप अल्फा और ए में रिलेशन निकालना चाहें तो आपका v इक्वल टू ओमेगा आया था, इसे अगर आप डिफ्रेंशिएट करें यू विल गेट a इक्वल टू अल्फा आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर होता है, तो a इक्वल टू अल्फा आर आपका होता है। तो लीनियर एक्सेलरेशन मेरा जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय अल्फा आर होता है, तो ये रिलेशन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर? यस सर। सर कैपिटल आर भी रेडियस वेक्टर ही है। हाँ वो रेडियस इसको आर कर दो यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो है, अब आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया और आपने ये निकाल लिया, अब एक और यहाँ पे चीज होती है, जैसे वहाँ पे फोर्स होता है, यहाँ पे टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजों को घुमाना है, वहाँ पे आपको चीजों को चलाना था, यहाँ घुमाना है, तो हम क्या लेंगे, टॉर्क, जो चीज घुमाएगी उसे, किसी चीज को जो घुमाएगी, तो टॉर्क आपका क्या होता है, टॉर्क आपका जो होता है वो होता है एक तरह का टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इसके बराबर होता है, टॉर्क आपका जो होता है वो आपका होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, जहाँ से आप टर्निंग इफेक्ट देख रहे हो। तो मान लो कोई फोर्स आपने यहाँ पे लगाया इधर को, और ये पॉइंट से आप देख रहे हो, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर ये फोर्स ऐसे ना होता, ये फोर्स कुछ ऐसे होता, तो हम यहाँ पे हमने डी ए लिया था,
यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब करेंगे तो हमें यहाँ पे डी ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डी हम ये लेंगे, तो टाउ हमारा जो होगा एफ इंटू डी आएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम द एक्सिस, जहां से भी आप इसका मेजर कर रहे हो। तो ये जो होगा टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट होगा, टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट। अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूं तो टॉर्क इक्वल टू जो होता है आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस फोर्स वेक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। आई होप ये भी क्लियर है सबको। ठीक है, क्यों होता है कैसे होता है वो तो खैर सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लिया है इधर हमने? आपका जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जहाँ से घूम रहा होगा, और मान लो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, फोर्स ऐसे है सपोज, तो फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फोर्स पे, ओ पॉइंट से। परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करोगे, आप ऐसे इसको एक्सटेंड कर लो फोर्स को, और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो यहाँ पे, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके सर। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए, ठीक है, एक ये हो गया आपका। तो हम कभी भी जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो फोर्स वेक्टर है, क्योंकि तो फोर्स वेक्टर को हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो उसको एक्सटेंड कर देंगे और अपने पॉइंट से देख लेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हुआ बात थ्योरी वाली। जब इसमें हम टॉर्क वाले में न्यूमेरिकल करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यूजुअली हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालते, हम क्या करते हैं, मान लो फोर्स ऐसे काम कर रहा है आपका और इसके अबाउट टॉर्क चाहिए, तो हम क्या करते हैं इस केस में, फोर्स को ब्रेक कर देंगे दो कंपोनेंट में। भाई एक फोर्स है, मान लो ये एंगल थीटा है, उसका कंपोनेंट इधर को आ जाएगा, एक तो एफ कॉस थीटा, और इधर को आ जाएगा एफ साइन थीटा, ऐसे ब्रेक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ओ पॉइंट है, एफ कॉस थीटा इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्स का लाइन इसी डायरेक्शन से पास कर रहा है। तो परपेंडिकुलर आप जब ड्रॉ करोगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, यानी आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे यहाँ पर परपेंडिकुलर। और ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट आया है ये ऐसे पास कर रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो हमें जो पता होगा हम वो ले लेंगे। मान लो यहाँ पर डिस्टेंस आपका दे रखा है ये, मान लो x मान लो, तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो टॉर्क कितना आ जाएगा मेरा, इस केस में टॉर्क आ जाएगा एफ साइन थीटा इंटू एक्स। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यूजुअली हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं निकालते हैं, अगर आप निकालोगे तो निकाल सकते हो, वो भी उससे भी आंसर सेम आएगा ऐसे करोगे तो, लेकिन यूजुअली वो डिफिकल्ट होता है, तो हम यूजुअली ये कर लेते हैं, फोर्स को ब्रेक कर लेते हैं और वहां से फिर हम ऐसे निकाल लेते हैं। सर वो एफ कॉस थीटा वाला 0 कैसे हो गया? परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आएगी भैया, फोर्स अगर ऐसे पास करेगा मान लो ऐसे, आपका परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 तो आएगी। अगर मैं यहाँ यस होता, सर, फोर्स 0 यहाँ है। होता तो कोई वैल्यू आती है ना, यहाँ होता तो वैल्यू आती डी की, लेकिन यहाँ तो वैल्यू नहीं आएगी अगर ऐसे होगा फोर्स तो, यस सर, 0। 0 आएगी। तो हम ऐसे करेंगे इसमें। तो दिस इज अबाउट द टॉर्क। तो टॉर्क में हम ऐसे करेंगे, वेक्टर फॉर्म में से आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। तो अगर हमें वेक्टर में आर वेक्टर पता है और एफ वेक्टर पता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे आई जे के में। यस सर। यस सर। ओके, ऐसे ही तो हमने जो है फोर्स का देख लिया इक्विवेलेंट क्या है। इसमें अगर हम देखें पावर की बात करें तो यहाँ पे पावर कैसे लिखेंगे हम, तो पावर हमारी जो होगी यहाँ पे, अगर हम पावर की बात करें, पावर हमारी जो होगी यहाँ पे, वहाँ पे क्या होती है पावर हमारी, P इक्वल टू एफ वी होती है। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए टाउ ओमेगा पावर।
पावर हमारा टॉय ओमेगा आएगा। अगर आप वर्क की बात करोगे तो वर्क हमारा जो होता है वहाँ पे एफ इंटू एस होता है, यहाँ पे टाउ इंटू थीटा या फिर डी थीटा आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन टाउ कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो हमारा वर्क डन ऐसे आ जाएगा और पावर ऐसे आ जाएगी। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो वहाँ पे जो मोमेंटम था वो एंगुलर मोमेंटम था, एम वी। यहाँ पे जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है, उसे भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एम की जगह पे जो है कुछ और आ जाएगा, आई आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसे भी देखेंगे कि वो कैसे लिखेंगे। न्यूटन का जो लॉ है अगर हम वो देखें, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यहाँ पे जो लॉ बनेगा एफ की जगह पे टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी, वेयर एल इज द एंगुलर मोमेंटम। आप अभी पढ़ेंगे एल जो हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी बना। तो कई सारे फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग है लीनियर और एंगुलर उसके। तो टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास मैंने बात किया था। सर ये एल इक्वल्स टू आई ओमेगा कहाँ से आया? आएगा अभी आगे, अभी जब पढ़ेंगे ना तब आएगा, अभी हमने निकाला नहीं है। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन है, तो उसका डेरिवेशन है अभी अभी देखेंगे। एल इक्वल टू आई ओमेगा। कोई बॉडी जो इक्विलिब्रियम में होती है, हमने एक क्वेश्चन किया था इक्विलिब्रियम वाला, एंगुलर इक्विलिब्रियम भी किया था, और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने वेव वगैरह में कराया हुआ है आप लोगों को दोनों लेक्चर्स को। तो हमने एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिया होगा और एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिया होगा, ऐसे करते हैं ना। और इसका टॉर्क लिया होगा इसके अबाउट, तो इसका टॉर्क mg का टॉर्क लिया होगा mg इंटू एल बाई टू मान लो, और t2 का टॉर्क हो जाएगा माइनस टी टू इंटू एल इक्वल टू जीरो। तो ये हमने इक्वेशन बनाई होंगी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में या फिर वेव्स में क्वेश्चन किए होंगे जब, तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये ध्यान है, ऐसे इक्वेशन बनाई थी हमने। नहीं बनाई थी? अगर ये रॉड मान लो इक्विलिब्रियम में है और टेंशन यहाँ पे डिफरेंट है, हमें टेंशन निकालनी है दोनों वायर में। यस सर। किया था ना हमने, T1 प्लस T2 mg होगा, और ये इसका टॉर्क जीरो किया था। मैंने कहा था इसके अबाउट भी टॉर्क किया, तो इसके अबाउट ले लो या इसके अबाउट ले लो या किसी और के अबाउट ले लो, जीरो होगा, है ना। यस सर। ओके, तो फॉर इक्विलिब्रियम हमारा क्या होना चाहिए, अब नई कंडीशन आ गई कि टॉर्क भी जीरो होगा। फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स भी जीरो होना चाहिए, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम देगा आपको टाउ इक्वल टू जीरो, और एफ इक्वल टू जीरो आपको ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम देगा। तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे और इक्वेशन भी बन सकती हैं, जैसे कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी होगी, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। कल ये क्वेश्चन भी पूछा था शायद आप लोग इंजीनियरिंग में बैच में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये तीन इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे जब आप बनाओगे ट्रांस रोटेशन में, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ओमेगा इक्वल टू इनिशियल ओमेगा नॉट, माने इनिशियल स्पीड एंगुलर स्पीड, प्लस ए की जगह क्या आ जाएगा अल्फा, ये इक्वेशन बनेगी। इसकी जगह क्या बनेगी, इसकी जगह बताओ, थीटा। थीटा इक्वल टू ऐसे बनेगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर
माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा एस। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन गई तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जो इक्वेशन हम वहाँ पे यूज करते हैं वही इक्वेशन यहाँ पे भी बन गई। और ये निकालने का तरीका क्या है, वही तरीका जो ऐसे वहाँ पे निकालते हो इंटीग्रेट वगैरह करके, जैसे आप a इक्वल टू डी बाई डी टी है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी। सर वो 2 इंटीग्रेट अल्फा करोगे थीटा तो होगा ना? 2 अल्फा थीटा, यस ऐसे है ना, तो थीटा आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो इसमें काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं इन व्हाट वी से कि एंगुलर वेरिएबल आपके जो हैं, इनको एंगुलर वेरिएबल बोलूंगा मैं, ओमेगा नॉट अल्फा थीटा वगैरह जो है एंगुलर वेरिएबल है। तो इन पे बेस काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यूजुअली जो थीटा आता है, तो कई बार थीटा जो थीटा आपको, एक तो पहली बार थीटा आपको लेना है वो रेडियन में लेना है, ये ध्यान रखना, तो डिग्री में मत लेना। दूसरी बात, क्योंकि ऐसा यूनिट रेडियन है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है, कई बार की बोलेगा इतने रेवोल्यूशन वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो रेवोल्यूशन जब करेगा तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल बनाएगा। तो हमें कई बार कुछ चीजें दी होंगी जो हमें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी रेडियन में। जैसे मान लो ओमेगा उसने दे दिया, कई बार ओमेगा हमारा मान लो उसने बोल दिया कि ओमेगा की यूनिट होनी चाहिए तो रेडियन पर सेकंड होनी चाहिए, लेकिन उसने बोल दिया कि इट इज मेकिंग 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ये रेडियन पर सेकंड में कितना आएगा? 2 पाई से डिवाइड कर दो बाय 60 सेकंड। 2 पाई से डिवाइड कि मल्टीप्लाई? सर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा सर। फिर से मल्टीप्लाई होगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल क्या आएगा आंसर? 1200 पाई। सर 20 रेडियन पर सेकंड। इतना है, इतना नहीं आएगा? सर 1 मिनट में सर 60 सेकंड होते हैं ना? यस सर। हाँ 60 करेंगे, सॉरी, तो 10 आ जाएगा। तो 20 पाई रेडियन पर सेकंड, सॉरी 20, हाँ 20 पाई आएगा। यस सर। ओके, तो ऐसे डिवाइड करके निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यूजुअली पेपर में ऐसा दिया रहता है रेवोल्यूशन पर मिनट, और हमें जो चाहिए होता है वो एसआई यूनिट में चाहिए होता है। तो पेपर में डायरेक्ट हम पुट कर देना है वैल्यू, यहाँ पुट करने से पहले कन्वर्ट कर लेना, राइट? क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ओके, कुछ क्वेश्चन देख सर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम एमवीआर के भी इक्वल होता है ना? हाँ, एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होता है वो एमवीआर के भी इक्वल होता है, आर क्रॉस पी होता है, तो आर क्रॉस पी और आई ओमेगा के भी इक्वल होता है। आई ओमेगा के भी इक्वल होता है, बिल्कुल। एंगुलर मोमेंटम दोनों होता है आपका, ये भी होता है और ये भी होता है। एक्चुअली ये जब यूज करते हैं तब यूज करते हैं जब हमारा कोई पॉइंट मास होता है और वो किसी स्पीड से जा रहा है, तो हम इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं वो भी किसी पॉइंट के अबाउट होता है। इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो आपका एमवीआर आता है, और ये तब यूज करते हैं जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है अपनी जगह पे, मान लो। इस केस में इसका ओमेगा में पता होता है, तो वी राइट आई ओमेगा, ये फर्क है दोनों में। ओके सर। आर क्रॉस पी एक तरह से जनरल है। आर क्रॉस पी इज अ जनरल, इसी से ड्राइव होके ये निकलता है, ठीक है। ओके सर। और जेई वाले जो स्टूडेंट हैं या नीट में भी कई बार पूछ सकते हैं, अगर मान लो दोनों चीजें होने लग जाएं, ये चल भी रहा हो और घूम भी रहा हो, इस केस में अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मैं पहले आई ओमेगा निकालूंगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आई ओमेगा आएगा इसका, और फिर सेंटर ऑफ मास को देखूंगा कि ये कितनी, मैंने इसका क्या है, तो सेंटर ऑफ मास जो है इसका मूव कर रहा है वी स्पीड से, और मान लो मुझे इसके अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो इसके अबाउट कैसे निकालूंगा मैं? एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करूंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इस केस में?
0। नो, 0 नहीं होगा। वेलोसिटी से वो कौन सा आपको पड़ता? अच्छा ओ पॉइंट यहाँ पर है, तो कितना होगा? सर, R हो जाएगा। आर हो जाएगा, जितना इसका रेडियस होगा। तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका आर आ जाएगा यहाँ से, तो एम वी आर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसको पॉइंट मास मान के उसका जो है एक तो ये निकाल लिया एंगुलर मोमेंटम, और क्योंकि बॉडी रोटेट भी कर रही थी तो मैंने उसका भी एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दिया आई ओमेगा लेके, मैंने उसका भी एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दिया आई ओमेगा लेके, तो मैंने दोनों ऐड कर दिए। ठीक है, तो अगर अकेला अकेला होगा केस, मान लो केवल चल रही है तो ये फॉर्मूला, केवल घूम रही है तो ये फॉर्मूला, दोनों काम कर रही है तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे। राइट? यस सर। ओके, और यहाँ पे हमने आई लिया है, वी हैव टेकन आई अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट मान लो आपका पी है, तो ये आई अबाउट पी लिया है आपने। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है कि हमने आई किसके अबाउट लिया है, वो सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि आई आपका अलग अलग आता है सब एक्सिस के अबाउट, अभी देखोगे आप आगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आपका लेमिना है, स्क्वायर लेमिना, स्क्वायर नहीं ऐसा लेमिना है, और इसमें ये तीनों पार्ट बराबर हैं आपस में, और इनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। ये तो ओरिजिन ही है, ये 1,0 है, 2,0, ये 2,1, 1,1 हो जाएगा ये वाला, ये 2,1 हो जाएगा, ये वाला 2,0 हो जाएगा, ये वाला 1,0 हो जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा x0 होगा। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने, x0 होगा y होगा। ठीक है, 0,2 होगा और 0,1, 0,1, 0,2। ठीक है, अब हमें इसका सेंटर मास बताना है कितना होगा। तीनों लेमिना जो हैं उनका मास बराबर है, टोटल मास आपका 3 किलो है, उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे कट जाएगा लास्ट में। टोटल मास 3 kg है, और आपको बताना है सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एंड कितना होगा ये बताना पहले तो बताइए कितना है ये। तीनों लेमिना के सेंटर मास मान लो कोई जहाँ जहाँ पे होंगे, और फिर नेट एक्स निकालो, नेट वाई निकालो। 5/6, 5/6। करेक्ट। डन।
आया बाकी लोगों का? नो सर। भाई सेंटर मास की पोजीशन मान लो कहाँ पे है इनकी, यहाँ पे होंगे सेंटर मास यहीं पे होंगे। यस एक्स सर। बार में क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? m1 x1, m1 कितना होगा? 1 किलो हो जाएगा एक लेमिना का मास। x1 कितना लिखूँ इसके लिए? x1 x डिस्टेंस कितना होगा इसका? 0.5। ठीक। अच्छा, ये तो पहला आया। फिर मान लो दूसरा मैं ये वाला लेमिना मान लेता हूँ। इसके लिए क्या लिखूँ? 1 इंटू एक्स कितना होगा इसका? 1.5 हो जाएगा क्योंकि 1 तो यहाँ तक हो गया और 0.5 और ले लोगे यहाँ तक, तो 1.5 हो गया डिस्टेंस, प्लस 1 ऊपर वाला लेमिना, उसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5। नीचे क्या आएगा टोटल मास? ये कितना हो गया? 0.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5, 2.5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5/6 हो गया। ठीक है, तो ये x आ गया, ऐसे ही y आ जाएगा, y भी सेम आएगा सिमेट्री से। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन है। जीरो कॉमा जीरो, ये आपके पार्टिकल रखे हुए हैं 0,0 पे, एंड ये बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं। ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर लॉन्ग। ये सारी साइड जो है 0.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और ये पार्टिकल जो रखे हुए हैं यहाँ पे 100 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम है। 100, 150 और 200 कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं? 100 रखा हुआ है आपका यहाँ पे, और 150 रखा हुआ है आपका यहाँ पे, यहाँ पे बताऊँ 100, 150 और तीसरा है आपका 200 ग्राम। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है कहाँ पे है। तीनों साइड की लेंथ 0.5 दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्राई टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स तो इजी है इसका निकालना, निकालो एक्स, पहले एक्स निकाल लो फिर वाई निकालना। सर ये ग्राम में है तो इसको सेंटीमीटर में लिखना होगा ना फिर? नहीं, तो ग्राम से ग्राम तो डिवाइड ही हो जाएगा, तो ग्राम तो कट ही जाएगा, तो ग्राम में ही कर लो, कोई इशू नहीं है, जो आपको इजी लग रहा है। सर एक्स फाइंड करते वक्त एक्स फाइंड करते हैं तो आपको केवल एल को ध्यान रखना है बस। एम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एम तो नीचे भी आ जाएगा, जो ग्राम में है तो ग्राम में आ जाएगा नीचे भी। जब m1 प्लस m2 प्लस m3 लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Sir, 5/18. करेक्ट, वेरी गुड। एक्स इज 5/18। वाई निकालिए फिर, जिनका एक्स है।
100√3/9 वही आ रहा है। 100√3/9 यहाँ पे दिया होगा। हाँ तो ऐसा आ जाएगा। ये सर यही आएगा मीटर में करने के बाद। ये आ रहा है मीटर में। ओके Yes. आगे सब लोगों का एक्स आ गया। Yes. ऐसे वाई आएगा। वाई निकालने के लिए आपको वाई डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एल कॉस थीटा लेना पड़ेगा यहाँ पे। इसका जब वाई डिस्टेंस निकालोगे यहाँ से तो ये एल कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा को 30 डिग्री ले लेंगे तो ये 60 होगा। तो सर फिर वो 0.25 आएगा ना बस। कितना आ रहा है 0.25 इंटू कॉस 30 डिग्री या साइन 60 कर लो। नहीं पाएगा नहीं सर cos 60 होगा ना। नहीं साइन 60 होगा। अब भाई इधर आप इस साइड ले लो ना cos 60। हाँ तो cos अगर लोगे तो cos ये वाला cos 60 तब होगा। ये वाला एंगल जो लोगे तो लिखो cos 30। अब जब ब्रेक करते हो किसी को तो इधर को एंगल ये वाला एंगल लेते हो तो आप f cos लिखते हो। यस सर। तो यहाँ पे मैं थीटा ये वाला थीटा ले रहा हूँ ना। थीटा कौन सा लूंगा ये वाला लूंगा ना। फिर अगर मैं इसको यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ तो थीटा 30 लूंगा 60 थोड़ी लूंगा। यहाँ पे ये वाला एंगल दिया हुआ ना मुझे 30। यस तो सर। अगर इधर को ब्रेक करूंगा तो मुझे f cos 30 देना पड़ेगा ना। अगर आप ऐसे ब्रेक करोगे ये 60 दिया हुआ है ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको यहाँ पे f cos 60 आएगा। यस सर ये कह रहा हूँ मैं कि और यहाँ पे f sin 60 आएगा। तो आपको तो y चाहिए ना। y चाहिए ना तो x थोड़ी चाहिए। x तो पता है आपको। हाँ ओके सर ओके समझ। तो y चाहिए। देन भाई सब लोगों का हो गया। सर वाई वाला एक बार बता दीजिए। एक्स तो हो गया। पहले वाले दोनों तो क्लियर होंगे 100 इंटू 0 प्लस 150 इंटू 0। ये तो क्लियर होगा ना इतना। यस सर। अब इस वाले का y निकालना था। इस वाले पार्टिकल का y कितना होगा यहाँ से यही तो होगा y कोऑर्डिनेट इसका। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे इसका। आपको l पता है यहाँ पे। आपको ये डिस्टेंस पता है और ये एंगल पता है। आपको ये एंगल ये चाहिए डिस्टेंस यहाँ तक का। l cos थीटा करके निकाल सकते हैं हम y डिस्टेंस। यस सर। तो बस वही तो किया मैंने l cos थीटा जो दिया है। तो 0.5 इंटू √3/2 आ जाएगा यानी कि 0.25 √3 आ जाएगा। यस सर। तो ऐसे कर लेंगे। क्लियर हुआ ये। यस सर। ओके आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर मान लो यहाँ पे डिस्क होती इसका सेंटर मास यहाँ पे होता सेंटर में। अगर मैं इसके ऊपर एक और डिस्क रख दूं उसका सेंटर मास यहाँ पे होगा दूसरी डिस्क का। दोनों का मिलाऊंगा सेंटर मास यहाँ पे ही आएगा। ठीक है तो मुझे अगर सेंटर मास निकालना है दोनों केस का इस केस का दोनों का मिला के डिस्क का तो मैं क्या लिखूंगा m1x1 प्लस m2x2
डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मैंने डिस्क के ऊपर डिस्क रखी है, उसका सेंटर मास ये आएगा। मुझे m1 पता होना चाहिए, m2 पता होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब मान लो लेकिन मैं डिस्क रखने की बजाय मैंने यहाँ पर डिस्क हटा दी, काट दी है डिस्क यहाँ से इतनी। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में x निकालने के लिए हम लोग m2 को माइनस में पुट कर देंगे। हम ये मान लेंगे कि हमने m2 को माइनस कर दिया, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह। ये ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे करना है या ऊपर करना है, दोनों जगह करना है। तो दोनों जगह हम लोग इसको माइनस कर देंगे। इस केस में जो आपका सेंटर ऑफ मास आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा, अगर आप इसको माइनस कर रहे हो तो। चाहे डिस्क का केस है, चाहे कोई और केस हो, चाहे स्क्वायर लेमिना हो, चाहे ये स्फीयर हो, स्फीयर में से स्फीयर काट दिया, हर केस में हमें इसे माइनस करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि इस तरफ से आपने मास को रिमूव कर दिया है, तो योर सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी सर्कुलर डिस्क ही है ये, और इससे जो है एक होल रिमूव किया गया है। होल, यहाँ पे होल बनाया गया डिस्क में, और सर्कुलर इस होल का जो रेडियस है वो r/6 है। r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, डिस्क का रेडियस r है। ये r/6 का होल बनाया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 पे। एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 पे ये होल बनाया गया। तो आपको बताना है इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा। पहले वो यहाँ पे था ओरिजिन पे, ये ओरिजिन है, तो अब x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है। सब लोग निकाल लो फटाफट से। सर ये r/6 क्या है r/6 इस होल का रेडियस है, और r/2? r/2 उसका डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, ओके। उसके सेंटर का डिस्टेंस। सर रिमूव किया गया। क्या चीज बोल रहे हैं, रेडियस? सर हो गया सर, रिमूव किया गया। आवाज ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ये पूरा एक डिस्क है और डिस्क का रेडियस r है, और इस डिस्क में से एक आपने होल बनाया है, होल ड्रिल किया है जिसका रेडियस r/6 है, और ये जो होल है इसकी दूरी इसकी सेंटर से r/2 है, r/2 पे से ड्रिल किया गया है। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। सब लोग करें, मैं 1 मिनट ज्वाइन कर रहा हूँ आपको।
माइनस आर बाय 70. ओके. हाँ जी, निकला आपका आंसर? किसी का निकला नहीं? माइनस आर बाय 70. हाँ, r by minus r by 70, राइट, गुड. माइनस r by 7. So minus r by 70. हाँ, माइनस r अपॉन 70. इसमें आपको m1 तो आपका m है, मान लो मास, ये आपको पता है. x1 को 0 है यहाँ पे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो m2 आपको निकालना पड़ेगा और x2 आपको पता है r by 2 है. m2 निकालना है आपको बेसिकली, बस इसी पे पूरा क्वेश्चन है. अगर आपने ये निकाल लिया तो फिर आपका फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा. m2 का वैल्यू कितना है आप लोगों का? निकाला किसी ने? by 36. m by 36. इसका जो रेडियस है वो r by 6 है ना, पूरे का रेडियस r था, तो हाँ 36 हो जाना चाहिए बिल्कुल. ठीक है, क्योंकि आपका जो m होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इस पर डिपेंड करेगा ये, इनटू जो इसकी वो होगी सरफेस डेंसिटी, लैम्डा कुछ मान लो, या सिग्मा बोलते हैं वैसे तो. और जो m डैश m2 होगा वो होगा पाई r बाय 6 का स्क्वायर. इसका जो एरिया होगा इतना होगा, इनटू जो डेंसिटी होगी, जो एरिया में डेंसिटी है, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मास इतना आना चाहिए, इसका इतना आना चाहिए. दोनों को डिवाइड करूंगा अगर मैं, तो ये रेशो 36 का बनेगा. m2 आपका जो आएगा वो m1 बाय 36 होगा, यानी ये जो मास है ये m बाय 36 लेंगे. सर ये एक बार और बता दीजिए. ये आपको m2 निकालना था ना, तो मैंने m1 पहले निकाला. m1 मैंने लिखा हुआ है कि देखो जो डिस्क है, डिस्क का जो मास है वो इसके एरिया पे डिपेंड करता है, और जो आप इससे होल काटोगे उसका जो मास होगा, जो हटेगा, ये जो निकलेगा मास, वो भी उसके एरिया पे डिपेंड करेगा आपने कितना बड़ा होल बनाया. तो मास इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया. तो मैंने देखा कि पूरी डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो मैंने लैम्डा मान लिया कि दिस इज द मास पर यूनिट एरिया. मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा. तो इसका जो मास होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, और जब मैंने होल ड्रिल किया उसका मास हो जाएगा पाई आर बाय 6 का स्क्वायर, क्योंकि उसकी रेडियस आर बाय 6 है, इंटू सिग्मा. सिग्मा तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, डिस्क तो वही है आपकी. तो मैंने यहाँ से जो है दोनों रिलेशन बनाए, और फिर मैंने दोनों को डिवाइड किया. डिवाइड किया, सिग्मा कट जाएगा, पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका ये आएगा रिलेशन फाइनली आर बाय 6. तो होल में जो आपने डायमीटर किया, सॉरी वो किया, होल किया, इससे जो मास आपका रिमूव हुआ वो m बाय 36 रिमूव हुआ. इज इट क्लियर? यस सर. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ओके, नाइस. तो बताइए फिर आंसर. सबका r बाय 70 आ पर है, इसमें पुट करने के बाद अब m इंटू 0 माइनस m बाय 36 इंटू r बाय 2 डिवाइडेड बाय m माइनस m बाय 36. इसको सॉल्व करना है हमें. है आंसर? यस सर.
ओके, सबका आ गया ना? यस यस ठीक है, तो ये वाला केस भी कर सकते हो फिर आप लोग, है ना? अगर ट्राई करोगे तो ये भी कर लेना। इसमें जो मास होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, रेडियस कितनी लेनी, आपको रेडियस खुद लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे रेडियस कितनी आएगी होल की? कितनी आएगी रेडियस? r/4 r बाय 2 2, रेडियस r बाय 2 आ जाएगी, क्योंकि पूरा आपका रेडियस r है ये, और r कितना r बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और मास कितना आ जाएगा फिर इसका, अगर मास के टर्म में बात करूँ तो पूरा मास अगर m है तो इसका मास कितना आएगा? m/4 m बाय 4, क्योंकि यहाँ पे r बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा r बाय 6 की जगह पे, तो यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, ठीक है? तो इसको ट्राई कर सकते हैं खुद ही, क्या आंसर आएगा। आगे चल रहा हूँ। इस केस में दूसरा क्या हो सकता है, आपके ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आपका ये फॉर्मूला है जो, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट, तो मेरा क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। dx बाई dt अगर मैं करूँ तो मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, वो कितना होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, इस पार्टिकल का v1, इस पार्टिकल का वेलोसिटी, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय नेट मास। आपका जो वेलोसिटी आएगा वो आप निकाल सकते हो, या आप इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलेरेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, m1 a1 प्लस m2 a2। तो अगर आपको डिफरेंट पार्टिकल की वेलोसिटी पता है तो यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंड इफ यू नो द एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हम निकाल सकते हैं, क्या? तो कर लोगे क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ आता तो? यस सर। ओके, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है? अब हम थोड़ा सा जो है एंगुलर वेरिएबल पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमारा टाइम बचा हुआ है, तो हमारा फिर एक पार्ट खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। एंगुलर वेरिएबल जो हमने पढ़ी इक्वेशन सारी, उस पर थोड़ा बेस हम क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट? तो चलो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि एक रोप इज बाउंड अराउंड अ, इसमें कोई ऐसा चाहिए होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे जब को कल जो आपने भेजा था, अबू जर ने शायद अपना क्वेश्चन भेजा था, तो दैट वाज आल्सो Yes, sir. क्वेश्चन, है ना? तो वैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, देखो आपका भी शायद डाउट सॉल्व हो गया। वॉशिंग मशीन रिवॉल्विंग एट, एक वॉशिंग मशीन है और इट इज रिवॉल्विंग, वॉशिंग मशीन रिवॉल्विंग 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस लिखा हुआ है, तो आरपीएम लिखा होगा या आरपीएस लिखा होगा? आरपीएम मैंने रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, और रेवोल्यूशन पर मिनट सेकंड होगा तो आरपीएस लिखा होगा, ये लिखा है। तो लिखा है वॉशिंग मशीन रोटेटिंग विद दिस स्लोज डाउन टू, स्लोज डाउन, इसको हमने कम किया टू 5 आरपीएस while making 50 रेवोल्यूशन। तो आपको बताना है फाइंड, पहला एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा, दूसरा टाइम कितना लगेगा इसको, ये दो बताने हैं।
4 pi radian per second square 5 second. 4 pi radian second square 5 second, करेक्ट। इनफैक्ट -4 पे लिख सकते हैं। क्लियर बात बोलने, अल्फा निकालना है आपको। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम? v फाइनल माइनस v इनिशियल, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल कर लो। इससे कर सकते हो, या तो अगर टाइम पता है आपको तो। अगर टाइम नहीं पता है आपको, यहाँ पे थीटा पता है, कुछ और इक्वेशन लगानी पड़ेगी फिर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगा सकते हो, इक्वल टू 2as, है ना। आपको क्या पता है यहाँ पे? आपको ओमेगा फाइनल पता है, ओमेगा इनिशियल पता है, और थीटा पता है। तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसका यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा मेरा। लगाओ सब लोग। ओमेगा फाइनल आपकी है 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। 5 का मतलब हो गया 10 पाई स्क्वायर, और शुरू में आपकी थी 15 दूनी 30 पाई इक्वल टू 2 एल्फा। एल्फा आपको निकालना है। थीटा कितना हो गया मेरा? 50 रोटेशन में घूमेगा ये 100 पाई। यहाँ से अल्फा आ जाएगा। ठीक है, निकालिए समझ। यस सर। डन। इसको डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया ना क्या यूज, क्यों यूज किया हमने, कैसे यूज किया? ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं आपके स्कूल वगैरह में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इजी होते हैं बहुत, छोड़ने नहीं है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पार्ट ये कर लोगे अब तो। अल्फा अगर आपका निकल गया तो वहाँ से कर लो तो डायरेक्टली, या v इक्वल टू यू प्लस एटी भी लगा सकते थे यहाँ पे। अगर तो वही लगाया, सॉरी फिर आपने तो कुछ भी लगा सकते हो, आपको सब कुछ पता ही है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे भी लंबा हो जाएगा, इससे शॉर्ट रहेगा, आपको निकल जाएगा। अल्फा आपको पता है तो टाइम निकल जाएगा। निकालो सब लोग फटाफट, 5 सेकंड आए। यस सर, 5 सेकंड। आ गया, चलो आगे चले। Yes, sir. यस सर। अगला क्वेश्चन है, टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर is applied on a wheel, on a wheel initially at rest है ये, ठीक है, initially at rest। calculate its angular momentum after 3 seconds।
सर 60 करेक्ट, तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्या लगाया फॉर्मूला तुमने? DL by dl by dt। तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो डीएल आपका डायरेक्टली टाउ इनटू डीटी होगा। सॉरी, तो ये हमारा फोर्स इक्वल टू डीपी बाई आंसर क्या डीटी 60 60 आ जाएगा 20 इंटू 3। ओके सर। तो ये इसके इक्विवेलेंट है ये। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिर एक बार बता देना ही फिर। इसमें इसमें देखो यार, फोर्स आपका डीपी बाई डीटी होता है ना, फोर्स आपका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ऐसे यस सर। टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यस सर। अगर मुझसे इस केस में पूछता है भाई बताओ डीपी की 3 सेकंड में मैंने इतना फोर्स लगाया, बताओ डीपी कितना है, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, तो मैं क्या लिखता? एफ इंटू डी टी करता। F into dt। अब इसने यहाँ पे क्या बोला, मैंने इतना टॉर्क लगाया इतने सेकंड में, बताओ एल कितना होगा, डीएल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ओके। तो मैंने चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया है ना। तो ये एल फाइनल माइनस इनिशियल होगा, लेकिन आपका इनिशियल तो जीरो ही है क्योंकि रेस्ट पे था शुरू में। यस सर। तो ये जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम ही आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम, है ना। ओके। यूनिट क्या है इसकी जिन्होंने निकाला है? बिना यूनिट के लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा पेपर में। सर न्यूटन मीटर ही होनी चाहिए। नहीं, न्यूटन सर मीटर किलोग्राम per second। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड कैसे आएगी? टॉर्क हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, इनटू टाइम कर रहे हो आप। फोर्स क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन, इनटू डिस्टेंस करोगे तो मास, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये मीटर हो गया। तो फिर ये मीटर आ गया, दोबारा डिस्टेंस भी मीटर आ गया आपका, और फिर आपका टाइम क्या आ गया? सेकंड में आ गया। इससे ये काट लो तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगी ना, ठीक है। यस सर। Okay. ये बड़ा ध्यान रखना पेपर में। वैसे तो अभी तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड में बड़ा ध्यान रखना। अभी तो खैर आपका आधा एक नंबर कटेगा, तो 11th क्लास में उतना दुख नहीं होगा, 12th क्लास में बड़ा दुख होगा। 11th में आपको दुख होगा जो बाउंड्री लाइन पे होंगे अगर कोई, तो बाकी लोगों को नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। टॉर्क जो है दिया हुआ है आपको, टॉर्क यहाँ पे दिया हुआ है ये 7i प्लस 3j माइनस 5k। यहाँ पे जो है ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और ये सारी फोर्स है, टॉर्क नहीं है फोर्स है। ये टॉर्क आपको निकालना है। आपको फोर्स दिया हुआ है ये है, और पार्टिकल का जो पोजीशन है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है आर वेक्टर, इट इज आई माइनस जे प्लस के। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। और आपको निकालना है टॉर्क अबाउट ओरिजिन। तो ये टॉर्क आपको बताना है ओरिजिन के अबाउट कितना होगा। फॉर्मूला आपको पता है, आर क्रॉस एफ होता है, तो वो आपको निकालना है। सर 2i कैप प्लस 12 जी कैप प्लस 10 की कैप। करेक्ट। सर लास्ट में 10 के 10 की कैप है। 10 के वेक्टर होता है ना।
ओके 2i plus 12j plus 10k। आ गया सर। आ गया, कर लेंगे सब लोग। कैसे कर रहे हैं? 7 3 - 5 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 - 1 1। इनके कोफिशिएंट रख देंगे यहाँ पे। फिर आपको ये खोलना होता है, तो पहले आई के एलोन खोलेंगे, तो ये ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस ऑफ +5 आ जाएगा। और कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, आर क्रॉस एफ करना था, हमने क्या कर दिया? अच्छा, एफ क्रॉस आर कर दिया, उल्टा कर दिया। आर क्रॉस एफ करना था तो उल्टा करना पड़ेगा, इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसको नीचे करना पड़ेगा। अब सॉल्व करेंगे, तो पहले आई को लेंगे, आई आपका जो हो जाएगा उसके साथ ये ले देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 5 से, तो -5 का +5 हो जाएगा, -3 × 1 3 हो जाएगा। फिर जे वाला लोगे तो -j लिखते हैं, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई -5 - 7 प्लस k वाले का लोगे, ये 4 लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 -7 + 7 हो जाएगा, दिस विल कम 2i + 12j और +10k। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। सर हाँ जी, सर मैथ्स की क्लास है सर, जा सकते हैं? अच्छा ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये लिख लो बस, फिर कर लेना। ये फ्लाई व्हील है, इसका मास जो है 25 kg है। फ्लाई व्हील का मास 25 kg है, रेडियस 0.2 मीटर है। इट्स मेकिंग 240 रोटेशन पर मिनट। What is the torque necessary to bring it in rest? Bring it in rest in 20 seconds. Torque for bringing it to rest in 20 सेकेंड, ये हमें बताना है कितना होगा। और ये अगर टॉर्क हमने परपेंडिकुलर लगाया है, इफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर या टेंजेंशियल टू द रिंग, तो फोर्स कितना होगा? एफ कितना होगा इस केस में? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये करना है आपको। इसमें आपको इनर्शिया पता होना चाहिए। रिंग ये जो है आपका फ्लाई व्हील है, तो फ्लाई व्हील का जो मास होगा वो कितना होगा, वो सब आपको देखना पड़ेगा। इनर्शिया आपको रिक्वायरमेंट अगर है तो इनर्शिया कितना होगा इस केस में? व्हील का इनर्शिया कितना लेते हैं हम? फॉर्मूला क्या होता है? एनी आइडिया किसी को? क्या? व्हील का इनर्शिया कितना लेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में? अगर रिंग होती है, रिंग का इनर्शिया mr²। रिंग /3। mr², ओनली mr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनर्शिया लेंगे, इससे आप देख लेना सॉल्व करके। करो, बाकी लोग तो सॉल्व करो, जिनकी क्लास है वो सॉल्व कर लेना। आंसर बताता हूँ कितना है इसका, चेक कर लेना। नहीं सर, आंसर मत बताइए। अच्छा, सॉल्व कर क्या हो गया? यस सर। मैं वैसे बोल रहा हूँ, गलत हो जाएगा तो फिर आपको नहीं कर पाओगे चेक कि आपने गलत किया सही किया। सर वो नेक्स्ट क्लास में हो ही जाता है चेक तो। चलो ठीक है, तो चलो बाकी लोग करो तब तक। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला भी होता है, n = 3a - r। हाँ वो होता है, लेकिन हमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल करके लिखा हुआ है किताब में कि इतने इंडिपेंडेंट उसमें वेरिएबल हैं, और वो सब है, होता है। सर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कितने होंगे? 7 कैसे? ट्राई एटॉमिक के लिए? यस सर। ट्राई पे क्यों फंसे हो तुम लोग? क्वेश्चन तुम्हारे डाई और मोनो आते हैं।
ट्राई पे मत जाओ यार, ट्राई पे क्यों जाओ? ट्राई में बहुत सारे वो चीजें होती है ना कि एक रिलेटिव मोशन देखना पड़ता है, उसमें पोजीशन क्या है पार्टिकल्स की, उसको ज्यादा मत वो करो। यस सर। एग्जाम में आया था CO2 मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लीनियर मॉलिक्यूल है ना, यस CO2 सर। लीनियर होता है मेरे ख्याल से। तो लीनियर के लिए क्या लिखा था हमने? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में लीनियर के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी थी? सर वैसे तो आंसर 7 है ना। ट्राइएटॉमिक के लिए 7 नहीं हुआ, कितना होगा? 6 होगा मेरे ख्याल से। लीनियर मॉलिक्यूल कितना लिखा था सर हमने? CO2 के लिए 7 सर ने बताया था। स्कूल में लिखवाया था आपको 7? यस सर। सर अभी एग्जाम में भी इसने 7 ही बताया था। तो वाइब्रेशन वगैरह पे डिपेंड करेगा कितना होगा आपको। सर तो वाइब्रेशन वाले लेते हैं हम लोग। यूजुअली तो नहीं लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में वाइब्रेशन का। सर जेई के एग्जाम में। जेई में दिया हुआ रहेगा, 3 से ज्यादा कभी भी हो जाएंगे ना, अगर 3 से ज्यादा कभी भी हो जाएंगे। एक्चुअली वैसे तो ट्राइएटॉमिक में 9 हो सकता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा यूजुअली, लेकिन कुछ आपके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते या फिर कभी नेगलेक्ट करने पड़ते हैं। उस पर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल आपका लीनियर है या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, उन सब पे डिपेंड कर जाती है वैल्यू कई बार। तो उस पर फिर देखना पड़ता है कितना है। तो जेई में दिया रहता है, जेई में नहीं करते ऐसे कंफ्यूज आपको। जेई में तो 2.5 से ज़्यादा जाते भी नहीं हो यूजुअली। ट्राई तो कभी कभी आएगा तो लिख देंगे उसमें, और जेई में तो बिल्कुल लिख देंगे साफ साफ कि ये होगा। अब बताओ क्या करोगे? ये है। ओके सर। इसको करो जरा, इस क्वेश्चन में करो, इसका आंसर आ रहा है? सर सर 12.5 केटीजी की assumptions। आ रहा है 12.5 न्यूटन के समथिंग। 12.5 न्यूटन के समथिंग। 0.2 पाई न्यूटन मीटर लिखा है यहाँ पे, 0.2 पाई न्यूटन मीटर। फर्स्ट आंसर जो है टॉर्क इज 0.2 पाई न्यूटन मीटर। जीरो पॉइंट 4 पाई आ रहा है मेरा। 0.4 पाई आ रहा है। एमआर स्क्वायर लिया आपने इनर्शिया? यस सर हमारे स्क्वायर लिया। मास इज 50 kg, r is this, rotation is this, time 20 सेकंड। सर मास 50 दिया। हमने जो, अच्छा इसमें 50 कितना लिया ना, क्या नाम बोलते हैं, 0.2। ठीक है। एटॉमिक, इसमें हमने ओके नॉन लीनियर गैस है ना आपकी, सॉरी लीनियर होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये नॉन लीनियर होती तो इसकी आती फिर 6, और इस केस में आती है हाँ 6 और 7 आनी चाहिए। डायटोमिक में हमारी जो आती है वो 5 आती है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल में आती है 3। सही है यार, 7 ही उतनी आएगी, 7 ही लिख लिया हमने। इसमें 3 आएगी, इसमें 5 आएगी। तो ये फैक्चुअल है, तो मैं याद करने वाली चीज़ है, तो इसमें हम यहाँ पे वो नहीं कर सकते। कई ढंग से एक्सप्रेशन दिया नहीं है इसका कि कितनी ऐसे कौन कौन सी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम में।
करेक्ट है, वो 7 ही होगा। ओके सर। इस वाले केस में बताओ आंसर आया आपका, सही आया? वो 0.4 ही आ रहा है। सर आप पढ़ दीजिए, कहाँ गलती हो गई। ट्राई कर लेते हैं। हमें निकलना बाकी है पर और आप कल करवा देना, अभी मैं इसको घर पे वर्क देख लेता हूँ। चलो ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लेना आंसर इसका। 0.2 पाई आ रहा है इसका आंसर। टाउ इक्वल टू आई थिंक आई अल्फा लगाया होगा आप लोगों ने, यस सर। तो आई अल्फा से आ जाएगा यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ये, और अल्फा आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ब्रिंगिंग इनटू रेस्ट, तो फाइनल माइनस इनिशियल ओमेगा बाय टाइम, टाइम आपका 20 सेकंड है, इससे निकाल दोगे। सर m²/2 क्यों होगा? बाय 2 ले लिया मैंने, नहीं बाय 2 नहीं होगा, आई अल्फा है ना यहाँ पे, आई अल्फा इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना बना 240 रेडियन रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ये हो जाएगा 240/60 इंटू 2 पाई, यानी कि 6 चौके 24, 40 दूनी 80 पाई। सी आर है 6 चौके 24, 8 पाई सॉरी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा ये, 25 चौके 100, तो ये तो हो जाएगा आपका 8 पाई बाय 20। 8 पाई बाय 20 का मतलब हो गया आपका 0.4 0.4 आ गया यहाँ पे, तो ठीक है दिया। अगर डाटा देखूँ दोबारा, ए फ्लाई व्हील ऑफ मास 25 kg has radius 0.2 meter, it's making 240 revolution per minute. What is the torque necessary to bring it into rest in 20 second? 20 सेकंड ही दिया, और बोला कि टॉर्क कितना होगा अगर हमारी फोर्स कितना होगा अगर टॉर्क कितना है। अगर हमारा ये आया है तो सेकंड आंसर क्या रहा है आपका वैसे? सर सेकंड आंसर अभी इसका ये आना चाहिए सर, 6.285 या समथिंग। आर से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर होगा। यस सर, एफ क्रॉस आर इक्वल्स टू टॉर्क होता है, तो हमें एफ का टॉर्क बाय आर हो जाएगा। हाँ, तो डायरेक्ट हमें आर से डिवाइड करना है बस यहाँ पे। मेरे ख्याल से हम लोग सही कर रहे हैं, इसमें वैसे वैल्यू कुछ गलत दी हुई है। सही, सेकंड आंसर क्या रहा है फिर हमारा? सेकंड आंसर हमारा आ जाएगा बाई आर करोगे तो आर हमारा 0.2 है, तो हमारे केस में आंसर आना चाहिए 2 पाई, है ना। इनका आंसर आ रहा है पाई, तो इन्होंने हाँ यहाँ इन दोनों को जो है, दोनों इनका डबल आ रहा है हमसे। कैसे आ सकता है? मास इज 25 kg, रेडियस इज दिस। डबल आने का मतलब, हमारा डबल आने का मतलब हमने फ्लाई व्हील आपका सॉलिड होता है या हॉलो होता है? फ्लाई व्हील तो वाला होता है, लेकिन सॉलिड वाला होता है, चक्की की तरह, पत्थर की तरह। सर उन्होंने मास कितना लिया है सर? अभी आप 50 बोल रहे थे। नहीं 25 के लिए। सर इसको कल देख लेते सर, टाइम। चलो कल देखते हैं, ठीक है। अभी आप लोग वो करो, तो बाकी तो क्लियर हो गया सबको, बाकी जो चीज़ हमने की है। यस सर। चलिए तो ठीक है, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं बाकी सर जो। आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकी लोग चाहे तो वो कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। सर एक बारी पिछली स्लाइड करना। पिछली स्लाइड, ये वाली, इससे पिछली। यस सर, बस आंसर देखना था, हो गया सर। ओके, हो गया सबका? यस सर। ओके, बताओ क्या पूछ रहे थे आप? सर वेव के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे आती है सर, उसकी डेरिवेशन? इसका वेव का बोल रहे हो या स्प्रिंग का बोल रहे हो? सर वेव में, एसएचएम में। एसएचएम में? यस सर, तो वो के एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करके। हाँ, स्प्रिंग का तो केक भी इसको आता है, वैसे ये तो वर्क एनर्जी फॉरवर्ड इंटीग्रेट वो है, इंटीग्रेशन माने डेरिवेशन। फोर्स सर आपका जो मॉड्यूल होता है में दे रखा था कि डी डब्ल्यू को 0 से x तक इंटीग्रेट करना होगा।
फिर डीडब्ल्यू की जगह के एक्स डी एक्स आ जाएगा और उसके बाद हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ तो वही तो है ये, वही एफ इनटू डी एक्स करोगे, एफ कितना होता है स्ट्रिंग के एक्स होता है, इसको इंटीग्रेट करोगे। ओके सर। वैसे केटीजी की जो 6 एजम्पशंस थी एक बार वो बता दीजिए। सारी एजम्पशन एक साथ केटीजी की 6 नहीं है एजम्पशन, केटीजी की तो कई सारी एजम्पशन है, अलग अलग किताबों में 12-15 एजम्पशन भी लिखी हुई है। सर 6 चाहिए। 6 से नहीं है तो मैंने लिख रखा है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हम्म, particles are in continuous motion, distance between particle is significantly larger than size of molecule, collision is perfectly elastic, इलास्टिक no इलास्टिक intermolecular force, elastic, फोर्स no हाँ intermolecular force हाँ। और 2-3। हाँ तो वही है कि सब आपका जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है सब डायरेक्शन में, वो सब आप मानते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट कर देते हो, तो वो सारी एजम्पशन आप मानते हो, कई सारी एजम्पशन मानते हो जो हमारी है। बस एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम वाला क्या था? नेगेटिव वॉल्यूम तो आपने मान ही लिया ना, आपने बोला कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो सिग्निफिकेंस है, तो उसका मतलब जो वॉल्यूम इसमें गैस पार्टिकल वो कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम के। ओके सर। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम के, ऐसे एजम्पशन मानते हो। और सब सबकी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, ऐसे भी असम करेंगे? नहीं नहीं नहीं, सबकी सेम नहीं है, अलग अलग है सब। तभी तो हम इसमें आरएमएस वगैरह लेते हैं, अगर सबकी सेम हो जाएगी फिर आरएमएस लेने की जरूरत ही क्या है, तो बी ले लो सीधा। यस सर। ठीक है, और बताइए और क्या डाउट है तो। सर एक मिनट, टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का जो डेरिवेशन है 2 पाई रूट एल बाई जी वो एक बार बता दीजिए। टॉर्क निकालना पड़ेगा उसमें, और टॉर्क को अल्फा के बराबर करना पड़ता है हमें। ये सर उसी में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। टॉर्क कितना होता है यहाँ पे, इसके अबाउट टॉर्क लेते हैं ना वी, ये जो है इसके अबाउट, तो टॉर्क कितना लोगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना लग रहा है इस पे एम जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, फोर्स को एक्सटेंड करोगे ऊपर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, ये एल है मान लो, और आपने जिसको टिल्ट किया है वो थीटा टिल्ट किया है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका जो डी है, साइन थीटा। पहले साइन थीटा, बस फिर साइन थीटा, इसमें ये जो टॉर्क है आपका आई अल्फा होता है, आई इस केस में एम एल स्क्वायर हो जाता है इंटू अल्फा, ये एम जी एल आया, साइन थीटा को स्मॉल मान लेते हैं, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाता है, इसको थीटा कर देते हैं यहाँ पे, तो आपका ये एम से एम कट जाता है, अल्फा आपका जाता है जी, एल से एक एल कट जाएगा तो जी बाई एल थीटा आ जाएगा, तो ये चीज़ आपकी ओमेगा स्क्वायर हो गई, फिर टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, क्या कंफ्यूजन था इसमें। ओके सर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स क्या है? सुपर इम्पोजिशन वेव ये है कि अगर एक वेव जो है, मान लो दो वेव ट्रैवल कर रही है किसी स्ट्रिंग में या कहीं पे भी, तो एक वेव मान लो आप पहुंचती है, उसके कारण वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y1 होता है, और जब दूसरी वेव पहुंचती है तो डिस्प्लेसमेंट y2 होता है, तो अगर दोनों वेव आप पे सुपर इम्पोज करेंगी एक साथ पहुंचेंगी तो डिस्प्लेसमेंट विल बी y1 प्लस y2। अगर दो वेव एक साथ आती हैं तो दोनों का जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, इनफैक्ट वेक्टर सम होता है, y1 और y2 का वेक्टर सम होता है हमारा y। ये प्रिंसिपल सुपर इम्पोजिशन है। ओके सर। और सर वेव की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है या के एक्स माइनस ओमेगा टी है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ले लो यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सर कोई भी ले सकता है? कोई भी ले सकते हो, यूजुअली हम कौन सी ऐसे कुछ लिखते हैं, पर लेकिन दोनों सही है, दोनों गलत कोई भी नहीं है।
किताबों में देख लो जो ली हुई है, यूजुअली स्कूल में टीचर क्या लेते हैं या किताबों में क्या लिए तो वो ले लो, लेकिन दोनों सही है गलत तो कोई भी नहीं। तो साइन का फर्क पड़ेगा तो उससे डायरेक्शन बस बदलेगी। साइन का फर्क अगर आप माइनस करोगे तो डायरेक्शन का फर्क भी नहीं पड़ेगा, बस ये होगा कि जो वेव होगी आपकी वो मैंने कुछ ऐसे हो जाएगी, अगर ऐसे वेव होगी आपकी इधर को जा रही होगी ऐसे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा डायग्राम इसका। ओके सर, मतलब कोई भी कंसीडर कर सकता है। कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑर्बिटल स्पीड, हाँ मिनिमम स्पीड जिससे वो ऑर्बिट करे, उसकी डेरिवेशन मैंने उसमें डाली हुई है। इसमें कैसे करते हैं, mv² को इक्वेट कर देते हैं ना इसको, mv² विल बी इक्वल टू g/m/r²। ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर कर देते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल बोल लो, m से m कट जाता है तो v आपका आ जाता है यहाँ से √gm/r, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। ओके सर। ओके और लोग बताइए इसको डाउट। सर पार्टिकल की जो इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t, तो इसके अंदर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे या फिर म्यू इनटू लैम्डा कर लेंगे? म्यू इनटू लैम्डा, a sin ओमेगा t है, ये एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, तो यस सर। तो आप क्या वेलोसिटी निकालने के लिए बोलोगे, मैं तो डिफरेंशिएट कर दूँ तो dy/dt कर दूँ, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या बोल रहे हो? सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। अरे ये वाला, नहीं ये थोड़ी यस है। सर। यहाँ पे लैम्डा क्या होगा, लैम्डा कुछ होगा ही नहीं। आप यहाँ पे लैम्डा क्या चीज लोगे, तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मान लो एसएचएम, तो मान लो स्प्रिंग एसएचएम कर रहा है, तो उसमें लैम्डा क्या लोगे? अच्छा हाँ सर, वेव के लिए होगा ये। तो वेव के लोगे ना ये वाला। तो सर वेव में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, दोनों से सेम आएगा? दोनों से अलग अलग आएगा। ये जो वेलोसिटी आएगी, दिस इज द, इसको डिफरेंशिएट करके जो आएगी ये पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी, और इससे कौन सी आएगी, v इक्वल टू लैम्डा से। जो पार्टिकल वेलोसिटी आएगी और ये कौन सी आएगी, वेव वेलोसिटी। मतलब जो पार्टिकल आपका है, पार्टिकल तो ऐसे मूव कर रहा है आपका, ये ऐसे ऐसे, ये पार्टिकल वेलोसिटी है, और वेव इधर को ट्रेवल कर रही है, ये वेव वेलोसिटी है, ये vp है, दोनों में फर्क है ना। इससे जो वेव की इक्वेशन है a sin ओमेगा t माइनस के ओमेगा t माइनस के एक्स, हाँ उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम होगी? y इक्वल टू, वो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है वैसे तो। आप किस दोनों को इक्वेट करना चाहते हो, इसको डिफरेंशिएट करके और इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो? सो v इज इक्वल टू f लैम्डा के इक्वल। v इक्वल टू f लैम्डा के इक्वल करना चाहते हो, हाँ उसके में सेम आएगा, वहां पे आ जाएगा सेम। नरेंद्र को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे अच्छा क्या करो, आप डिफरेंशिएट करके इक्वेट करना चाहते हो? यस सर। नहीं डिफरेंशिएट नहीं इसको करना, डिफरेंशिएट v नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, या तो डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी, वो जो सेम आप ये निकाल रहे हो, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो। ओके सर। यहाँ पे तो आपको इससे निकालनी पड़ती है ना, ओमेगा निकालते हो आप, के निकालते हो, क्वेश्चन नहीं कहते यहाँ पे, उससे निकलेगी वेलोसिटी तो। यस सर, यस सर। ओमेगा निकाल के के निकाल दो। तो सर इस वाले फॉर्मूले से v इज इक्वल टू f लैम्डा से पार्टिकल वेव वेलोसिटी है। हाँ ऐसे तो वेव की आती है ना वेलोसिटी, जो आपकी एनर्जी ट्रेवल कर रही है उसकी वेलोसिटी आती है। ओके सर। ओके अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत सारे हैं, जैसे आपका बेली डांसर मूव करते हैं, गोल घूमते होते हैं, अपने हाथ को अंदर स्ट्रेच कर लेते हैं, वो क्या होता है फिर तेजी से घूमने लगता है बेली डांसर, है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि आई ओमेगा इज कांस्टेंट, तो आपका अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। यस सर। तो बेली डांसर जब अपने हाथ को स्ट्रेच कर वो कर लेते हैं, अंदर खींच लेते हैं, तो आपका आई घट जाता है तो ओमेगा बढ़ जाता है,
तो वो लोग तेजी से घूमने लगते हैं गोल गोल। ये एग्जांपल है। यस सर। एक आप ऊपर से मान लो स्विमिंग पूल में जो डाई मारते हो, तो आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में डाई मारते हो तो अपने हाथ को सिकोड़ लेते हैं, पाँव को पकड़ लेते हैं एकदम से, है ना, हाथ और पाँव को, तो अपना इनर्शिया कम कर लेते हैं। इनर्शिया कम करते हैं तो क्या होता है, ज्यादा चक्कर खा के गिरते हैं नीचे। ये भी पिक्चर ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम है। यस सर। तो ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं आपके। तो जो बैले डांसर है वो अपने हैंड्स को स्प्रेड करते तो उससे उनका इनर्शिया बढ़ जाता बढ़ है। जाता है, जब हाथ बाहर करेंगे तो इनर्शिया बढ़ जाएगा। यस सर। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है इनर्शिया पे। इतना डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का अपने हाथ मैंने वहां से, यस सर। नॉट सेंटर ऑफ मास में जो आई आएगा आपको, आर अगर ज्यादा होगा तो आई ज्यादा आएगा, ठीक है। और बताइए यस आगे सर। क्या क्वेश्चन है। बाकी लोगों के क्वेश्चन है ना? कोई और भी कुछ पूछ रहे थे, एंड करूँ या कोई पूछ रहे कुछ? एंड करें? यस सर। चलो मैं एंड कर रहा हूँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट।